अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है। देखो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कैरियोकाइनेसिस तक, मैंने आपको पूरा समझा दिया था। हम माइटोसिस का प्रोसेस कर रहे थे। माइटोसिस में मैंने आपको फेसेस ऑफ माइटोसिस पूरा समझा दिया था, ठीक है। उसमें हमने कैरियोकाइनेसिस तक कर लिया था, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हमारा लेक्चर है वो साइटोकाइनेसिस है इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। फर्स्ट वी डिस्कस द साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स, ठीक है। सबसे पहले हमने एनिमल्स के बारे में जो है साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। देखो हमने कैरियोकाइनेसिस तक कर लिया था। कैरियोकाइनेसिस में क्या था कि न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, ठीक है। न्यूक्लियस हमारे पास अभी डिवाइड हो चुका है। अब हमने साइटोप्लाज्म की डिवीजन देखनी है, ठीक है। हमने न्यूक्लियस हमने डिवाइड कर लिया है। अब हम साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होगा ये चीज़ हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले एनिमल्स के अंदर साइटोप्लाज्म की डिवीजन कैसे होती है, साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस एनिमल्स में कैसे होता है वो देखेंगे। एंड देन फिर प्लांट्स के अंदर का हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। देखो द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म स्टार्ट व्हेन द सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट ड्यू टू द एक्शन ऑफ द एक्टिन एंड द मायोसिन फिलामेंट। हमारे पास क्या होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल के इर्द गिर्द जो हमारे पास मेम्ब्रेन है, ये क्या होने लगती है, इनफोल्ड होने लगती है अंदर की तरफ। लाइक इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है, ठीक है। अंदर की तरफ इन्विजिनेट होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एज ए रिजल्ट हमारे पास 2 डॉटर सेल्स मिल जाते हैं। इन्विजिनेट अंदर फोल्ड होते होते ये हमारे पास यहाँ से ख़त्म हो जाती है और ये दोनों डॉटर सेल्स अलग अलग हो जाते हैं। और इसके रिजल्ट हमें 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं जिनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे 46, क्योंकि जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं अभी तक वो माइटोसिस ही चल रहा है। और माइटोसिस में आपको पता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। देखो अब जो हमारे पास इमेजिनेशन होती है सेल मेम्ब्रेन की, वो क्यों होती है, एक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। ये हमारे पास फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनका काम हमेशा ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन का ही होता है। ये हमारे पास मसल सेल्स होते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट है मस्कुलर जो हमारे सिस्टम मसल सेल्स में हमारे पास ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो हमारे पास होते हैं उसमें भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं मसल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये कॉन्ट्रैक्शन का ही काम कर रहे हैं। इससे कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस, इसमें देखो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं सेंड सिग्नल्स टू एक्टिन एंड द मायोसिन फिलामेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स सबसे पहले हमारे पास सिग्नल भेजेंगे एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट को, इनको सिग्नल्स भेजेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे। इनकी वजह से हमारे पास क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होने लगेगी। इन्वेजिनेट जब हमारे पास हो जाती है, इस प्रोसेस को हम क्लीवेज फिरो कहते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड होने लगती है और हमारे पास एज ए रिजल्ट 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। साइटोकाइनेसिस जो हमारे पास बुक में लिखा हुआ है आपकी, उसको हम एक मरतबा रीड कर लेते हैं ताकि आपको ये पूरा प्रोसेस जो मैंने बोर्ड पर लिखा है ये आपको एक मरतबा समझ आ जाए। साइटोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है, डिवीजन है साइटोप्लाज्म का। इन एनिमल साइटोकाइनेसिस occurs by the process known as the cleavage. The cleavage furrow develops where the metaphase place used to be the furrow depends and eventually pitches the parent cell into 2 daughter cells. जो इन्वेजिनेशन है ना सेल मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ इनफोल्ड होना, इस प्रोसेस को जो हमारे पास जो बनता है उसके बाद लाइक दिस स्ट्रक्चर, इसको हम क्लीवेज फिरो कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बस इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या मिलेगा, 2 डॉटर सेल्स मिलेंगे जिनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए क्योंकि हम माइटोसिस का प्रोसेस कर रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं डॉटर सेल्स में, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस है एनिमल्स के अंदर कंप्लीट हो गया है। मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको ये सही से समझ आ जाए। सबसे पहले क्या था, द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म स्टार्ट्स व्हेन सेल मेम्ब्रेन इन्विजिनेट होना स्टार्ट होगी। सबसे पहले होगी तो हमारे पास क्या होगा, क्लीवेज फिरो होगा। क्लीवेज फिरो के बाद इस प्रोसेस के बाद हमारे 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। अब हमारे पास ये इन्विजिनेशन क्यों हो रही है सेल मेम्ब्रेन की, तो रीज़न तो होगा ना, किस वजह से हो रही है, किस प्रोसेस की वजह से हो रही है, किन को कौन सी ऐसी चीज़ें जो इसको इन्फोर्स कर देती हैं, वो क्या है, द एक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट जो होता है इसको अंदर की तरफ इन्फोल्ड कर देते हैं। कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हमारे पास होते हैं वो सेंड सिग्नल्स टू द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एज अ रिजल्ट हमारे 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास साइटोकाइनेसिस जो हमारे पास है, माइटोसिस का जो प्रोसेस है एनिमल्स के अंदर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है क्योंकि हमारे पास 2 डॉटर सेल्स विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें मिल चुके हैं। आई होप ये पूरा प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स का, जिसमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म का है। इससे पहले हम कैरियोकाइनेसिस कर चुके हैं जो कि जिसमें हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम चलते हैं साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स एंड देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस।
बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स का है। ठीक है, हमने अभी साइटोकाइनेसिस एनिमल्स को डिस्कस किया। आई होप वो आपको पूरा क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर कोई इशू हो लेक्चर से या टॉपिक से रिलेट आप मुझसे पूछ लीजिएगा। जो अब हमारा नेक्स्ट है वो है साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स। अब जो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है एनिमल्स के अंदर कैसे होता है, प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, इसके अंदर एनिमल से ये कुछ डिफरेंट है। इसमें कोई और प्रोसेस होता है जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि हमारे पास एनिमल्स और प्लांट्स का जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इसके क्यों डिफरेंट होता है, क्यों इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन ओरिजिनेट नहीं हो पाती जैसे एनिमल्स में हो रही थी क्लीवेज, फिर इसके अंदर नहीं हो पाता है, वो प्रोसेस नहीं होता इसके अंदर। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। ये आपको पता होगा, आपने 9 में ये चीज़ पढ़ के आए होंगे कि हमारे पास एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल हमारे पास एक रिजिड होती है, नॉन लिविंग हमारे पास डेथ वॉल होती है जो कि हमारे पास प्लांट के सेल के अराउंड होती है। वो हमारे पास बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, तो इस वजह से वो इन्विजिनेट नहीं होने देती सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, उसमें इन्विजिनेशन नहीं हो पाती। सो दिस इज़ द रीज़न कि हमारे पास इसमें एक प्रोसेस होता है फ्रैग्मोप्लास्ट। इस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास सेल की डिवीजन होती है। इसमें क्लीवेज फिरो क्लीवेज वाला प्रोसेस नहीं होता क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसमें सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, ये आपको रीज़न पता होना चाहिए। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास प्रोसेस में होता क्या है। देखो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास प्लांट सेल है। देखो ये क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास फ्रेगमेंट्स हैं, और ये हमारे पास सेल वॉल है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, फ्रेगमेंट्स जो होते हैं हम यहाँ पे पढ़ते हैं। हमारे पास जो इसमें जो बुक में लिखा हुआ है साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट सेल अगर डिफरेंटली वेसिकल ड्राइव फ्रॉम द गोल्गी अपैरेटस। इसमें हमारे पास क्या होता है, वेसिकल्स कुछ आते हैं, वो हमारे पास गोल्गी अपैरेटस से हमारे पास आते हैं। ठीक है, गोल्गी बॉडीज जो कॉम्प्लेक्स होता है वो प्रोड्यूस करता है वेसिकल्स को। और वेसिकल्स होते क्या, स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन अ सेल कंसिस्टिंग ऑफ फ्यूल्ड इनक्लोज बाय द लिपिड लेयर। एक स्मॉल सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फ्यूल्ड होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास बीच में एक बैरियर टाइप बना देते हैं इन दोनों से। अभी जो सेल है ना, इसके बीच में, इनके क्रोमोसोम्स के बीच में एक बैरियर टाइप बना देते, दीवार टाइप बना देते हैं। ठीक है, हमारे पास जिसकी वजह से क्या होता है, इस प्रोसेस को जिसमें हमारे पास वेसिकल्स जाके एक हमारे पास लाइन से हमारे पास एक बैरियर टाइप बना देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, हमारी बुक में जो हमारे पास लिखा हुआ है वेसिकल्स ड्राइव फ्रॉम गोल्गी अपैरेटस। वेसिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है अपैरेटस जो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस मूव टू द मिडल ऑफ द सेल। वेसिकल्स जो होते हैं मिडल ऑफ द सेल में आते हैं। ठीक है, एंड फ्यूज टू फॉर्म अ मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क कॉल्ड सेल प्लेट और फ्रैग्मोप्लास्ट। इस प्रोसेस जिसमें हमारे पास ये जो डिस्क बनी है ना, इसको हम फ्रैग्मोप्लास्ट कहेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे वेसिकल्स आते हैं और सेंटर पे आके एक बैरियर टाइप बना देते हैं सेल के बीच में। ये क्रोमोसोम्स हैं, इनके बीच में हमारे बैरियर टाइप बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? ताकि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं और टू डॉटर सेल्स बन सके प्लांट सेल में। ठीक है, प्लांट सेल में हमको पता है इसमें हमारे पास ऐसे ही हमारे पास डिवीजन होगी और इसमें हमारे पास प्लांट सेल में न्यू हमारे पास डॉटर सेल्स बनेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द प्लेट ग्रोज आउटवर्ड एंड मूव वेसिकल्स फ्यूज विद इन फाइनली मेम्ब्रेन ऑफ द सेल प्लेट फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट कंटेंट्स जॉइन द पेरेंटल सेल वॉल। द रिजल्ट इज द 2 डॉटर सेल्स। अब इसमें हमारे पास इसके बाद जब हमारे पास ये बैरियर बन जाएगा, ये बैरियर कैसे बनेगा ये आपको पता होना चाहिए। जो वेसिकल्स होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, बैरियर टाइप बना देते हैं फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास इनकी डिवीजन होती है। ठीक है, ये हमारे पास दीवार टाइप बन जाती है और इससे हमारे पास क्या होता है, ये 2 डॉटर सेल्स अलग अलग हो जाते हैं, जो कि हमारी बुक में पेज नंबर 91 में आप देखो जो इमेज हमारे पास बनी हुई है, ये सेल प्लेट। जब ये बैरियर बन जाता है ना, तो ये सेल प्लेट की फॉर्म में आ जाते हैं। सेल प्लेट की फॉर्म के बाद ये जो हमारे पास 2 डॉटर सेल्स ऐसे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स, जिसमें हमारे पास क्या होता है, इन फ्रैगमेंट्स के थ्रू फ्रैग्मोप्लास्ट जो हमारे पास प्रोसेस होता है, इसके थ्रू हमारे पास क्या होता है, सेल डिवाइड होता है प्लांट्स के अंदर। इसके अंदर क्लीवेज फिर वो क्लीवेज वाला जो एनिमल्स के अंदर जो प्रोसेस होता है वो नहीं होता। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में हमारे पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, तो उसमें सेल मेम्ब्रेन ईजिली इन्विजिनेट हो जाती है और वो हमारे पास 2 डॉटर सेल्स मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेल वॉल रिजिड होती है, ठीक है, वो हमारे पास डेथ होती है, नॉन लिविंग होती है, तो इसकी वजह से इनफोल्डिंग नहीं हो पाती। ठीक है, इस वजह से हमारे पास ये प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हमारे पास एज ए रिजल्ट 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं। यहाँ पे हमारे पास
माइटोसिस का जो पूरा टॉपिक था हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने पहले कैरियोकाइनेसिस पढ़ा, उसमें हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज सारी फेसेस पढ़ी। उसमें मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। हर फेज से रिलेट आपसे पूछा जा सकता है कि मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स कब विजिबल होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब डिसअपियर होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारा कैरियोकाइनेसिस हो चुका था। आज हमने साइटोकाइनेसिस आज की क्लास में स्टार्ट किया था। हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा कैसे होता है, एंड देन फिर हमने प्लांट्स का आज कंप्लीट कर लिया। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हैगा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अब देखो बेटा, जो हमारे पास हमने लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा उसमें जो था माइटोसिस का जो प्रोसेस हमने कंप्लीट किया था, उसमें हमारे पास एक लास्ट में क्वेश्चन है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियस इज विजिबल ओनली इन इंटरफेस व्हाइल क्रोमोसोम्स आर ओनली विजिबल इन सेल डिवीजन स्टेज से। देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास न्यूक्लियस हमारे पास जो इंटरफेस में हमें विजिबल होता है, ठीक है, और क्रोमोसोम्स हमारे पास विजिबल नहीं होते। क्यों, ऐसा क्यों होता है? हमारे पास क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जब हमारे पास माइटोसिस का प्रोसेस होता है तब हमारे पास शो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, सो देयर इज नो डिस्टेंट न्यूक्लियस इन इंटरफेस। न्यूक्लियर मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ द फाइन क्रोमेटिन विच कंडेंसेस ड्यूरिंग। अब देखो, जब हमारे पास सेल की डिवीजन हो रही होती है, मैंने आपको बताया था कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं। हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूल होता है, वाटर होता है। जब वाटर हमारे पास बाहर निकल जाता है तो हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं अच्छी तरीके से विजिबल होते हैं। इसी वजह से हमारे पास इंटरफेस में क्रोमोसोम्स विजिबल नहीं होते, और हमारे पास जो माइटोसिस के दौरान हमारे पास क्रोमोसोम्स जो फर्स्ट फेज थी प्रोफेज, उसमें हमारे पास विजिबल होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको उसको क्वेश्चन का जवाब दे दिया। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं, जो कि हमारे पास एक सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस का टॉपिक है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, माइटोसिस के प्रोसेस में कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही हो, किसी भी लेक्चर में प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे पूछना, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी, ठीक है। अब देखो जो इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। अब माइटोसिस का जो प्रोसेस है हमारे पास क्यों होता है हमारे बॉडी के सेल्स में, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, किस किस में ये रोल है, इसका मेन रोल क्या है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। मैंने आपको जब डिफ्रेंसिएशन लिखवाए थे तब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास माइटोसिस का जो होता है वो हेल्प करता है रिपेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्स। क्यों, इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था। मतलब बाद में आप लोगों से पूछा तो हमने बताया था कि हमारे पास जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उसमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है, और सोमैटिक सेल्स में हमारे सारे बॉडी के सेल्स आते हैं एक्सेप्ट जर्म सेल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ द सेल्स विद इन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज बाय माइटोसिस। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं हमारे पास जो कैसे इंक्रीज़ होते हैं, माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू इंक्रीज़ होते हैं। जब सेल्स इंक्रीज़ होंगे तभी तो डेवलपमेंट होगी तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म के नंबर ऑफ सेल्स ग्रोथ भी बढ़ेगी, और ऐसे ही हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड होगा, ठीक है। तो ये मेन रोल है हमारा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइटोसिस बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। सेल हमारे पास डिवीजन होती है सेल की, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं, ठीक है। दिस इज द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ मल्टी सेलुलर बॉडी फ्रॉम अ सिंगल सेल। सिर्फ एक सिंगल सेल से हमारे पास एक पूरी मल्टी सेलुलर बॉडी बन जाती है। एग्जाम्पल जाइगोट की एग्जाम्पल दीजिए हमारी बुक के अंदर। जाइगोट, अब देखो एक सिंगल सा सेल है, अब उसके अंदर हमारे पास प्रोसेस होने डिवीजन होती रहती हो कि एक पूरा बड़ा सा एक ऑर्गेनिज्म, एक बेबी बनता है। उसके बाद हमारे पास अब देखो इससे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, हम पूरी बॉडी बनती है, हमारी ऑर्गन सिस्टम बनता है, इंटरनल एक्सटर्नल। अब देखो ये सारे प्रोसेस कैसे हो रहे हैं, माइटोसिस की वजह से हो रहे हैं। माइटोसिस हेल्प करता है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे? बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द सेल्स, ठीक है। अगर आपको पेपर में आपसे पूछे कैसे माइटोसिस डेवलपमेंट ग्रोथ कैसे इंक्रीज़ कर देता है नंबर ऑफ सेल्स विद इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो ये हमारे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस थी माइटोसिस की यहाँ पे कंप्लीट होगी, जो कि थी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की। कैसे वो हेल्प करता है, अपने नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज़ कर देता है, और यही हमारे पास बेसिक है। जाहिर है जब एक बॉडी के अंदर सेल्स की डिवीजन होगी तब जाके उसमें डेवलपमेंट होगी, जब डेवलपमेंट होगी ग्रोथ होगी तब जाके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है ना, ये तब होता है जब बेबी हमारे पास
मतलब 9 मंथ्स में जब हमारे पास बेबी की जो हमारे पास अंदर जो चीज़ें होती रहती हैं, चेंजेस आती रहती हैं प्रेगनेंसी के टाइम, तब हमारे पास ये डेवलपमेंट होती है। लेकिन ग्रोथ हमारे पास जब बेबी हमारे पास पैदा हो जाता है, उसके बाद हमारे पास जो ग्रोथ होती है, साइज़ और हाइट वगैरह में चेंजेस आती है, तब जाके हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये हमारे पास ग्रोथ तब होती है। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। ये इसकी मीनिंग आप कुछ टाइम बच्चे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं तो मिक्स कर देते हैं। डेवलपमेंट हमारे पास जब बेबी छोटा होता है, 9 मंथ्स जो अपने मदर के पेट में होता है, तब हमारे पास डेवलपमेंट होती है। जाइगोट में चेंजेस आती हैं, नंबर ऑफ़ सेल्स बनते हैं, पहले उसकी आईज़ बनती है, हैंड्स बनते हैं, ऐसी चीज़ें जो लिम्स, सारी चीज़ें तब होती है। लेकिन ग्रोथ तब होता है जब पैदा होने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी कि माइटोसिस का क्या रोल था डेवलपमेंट और ग्रोथ में। वो नंबर ऑफ़ सेल्स को इंक्रीज़ कर देता है। हमारे जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं, सब में माइटोसिस का प्रोसेस होता है। तो बोन सेल्स हो गए, मसल सेल्स हो गए, आरबीसी, सारी चीज़ें हमारे पास जब इंक्रीज़ होंगी तो ज़ाहिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा, और इससे हमारे पास रिजल्ट में एक मल्टी सेलुलर बॉडी बन जाती है एक सिंगल सेल से। सो दिस इज़ द रोल ऑफ द माइटोसिस इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि हमारे पास है सेल रिप्लेसमेंट। अब देखो बेटा, जो नेक्स्ट हमारे पास है ना सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में सेकंड जो है वो सेल रिप्लेसमेंट का है। देखो सेल रिप्लेसमेंट में हमारे पास क्या है, हमारे पास इन हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे पास डेथ होने के बाद वापस से रिफॉर्म्ड होते हैं। मतलब उनके हमारे पास एक लाइफ स्पैन होता है, एक हमारे पास एक टाइम पीरियड है जब तक वो रहते हैं, उसके बाद वो डेथ हो जाते हैं, उसके बाद वापस से वो बनते हैं। तो इन जो प्रोसेस है ना, इसमें सेल रिप्लेसमेंट में माइटोसिस का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारी बुक में जो दी हुई है सेल रिप्लेसमेंट में, देखो इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी, एग्जाम्पल स्किन सेल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सेल्स आर कॉजेज स्लग ऑफ एंड रिप्लेस बाय न्यू वंस। जब हमारे पास एक टाइम पीरियड हो जाता है, स्पेसिफिक जो टाइम पीरियड हर सेल का होता है जिसमें ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास वो सेल्स डेथ हो जाएंगे, उसके बाद वापस से न्यू सेल्स बनेंगे। तो न्यू सेल्स बनते होंगे तो किसी प्रोसेस के तो हेल्प से बनते होंगे, और वो प्रोसेस क्या है, माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो हमारे बुक में जो लिखा हुआ है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स का दिया हुआ है। रेड ब्लड सेल की जो लाइफ स्पैन होती है वो 4 मंथ्स तक है। ठीक है, 4 मंथ्स के बाद एंड न्यू ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। देखो 4 महीने तक वो रहेंगे, लिविंग रहेंगे, अपना प्रॉपर फंक्शन करेंगे, सारा काम वो सही करेंगे। 4 महीने बाद वो डेथ हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, 4 मंथ्स के बाद वापस न्यू ब्लड, रेड ब्लड आरबीसीज वापस से बनेंगे, और जो प्रोसेस होगा जिसके थ्रू ये बनेंगे वो माइटोसिस का होता है। सेल रिप्लेसमेंट में माइटोसिस का बहुत बड़ा रोल है। जो न्यू सेल्स बनते हैं पुराने सेल्स से, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डेथ हो गए। ठीक है, ये मत सोचना जो न्यू सेल्स बन रहे हैं वो पुराने सेल्स। अब देखो इसमें हमारे पास क्या है, जो पुराने सेल्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद न्यू सेल्स बनेंगे। ठीक है, और वो सेल्स किससे बनेंगे, प्रोसेस से थ्रू होंगे, वो माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू होंगे। ठीक है, सेल रिप्लेसमेंट हमारे पास नेक्स्ट था, जो हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस में सेकंड था। इससे पहले हमने पढ़ लिया डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ, जिसमें माइटोसिस का रोल मैंने आपको बता दिया। सेकंड सेल रिप्लेसमेंट है, एंड देन अभी हम पढ़ेंगे रीजनरेशन। इसको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो डेथ हो जाते हैं और वापस से रिफॉर्म्ड होते हैं। इसमें हमारे पास माइटोसिस का रोल होता है, माइटोसिस को हेल्प करता है वापस से बनाने में। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स हमारे पास होते हैं, उनके लाइफ स्पैन जो है 4 मंथ से, उसके बाद वापस से ये डेथ हो जाते हैं, एंड देन न्यू ब्लड सेल्स बनते हैं, और वो प्रोसेस किसके थ्रू बनते हैं, माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। तो इसी तरह ये इंपॉर्टेंस है माइटोसिस की सेल रिप्लेसमेंट में। एंड देन हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रीजनरेशन। अब देखो बेटा, जो हमारे पास नेक्स्ट है ना सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में, जो आपका नेक्स्ट जो है वो है रीजनरेशन। ये रीजनरेशन आपके वर्ड से आपको समझ आता है, रीजनरेट किसी चीज़ का वापस से बनना। ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स कैन रीजनरेट पार्ट ऑफ देयर बॉडीज। एग्जाम्पल इसमें आता है हाइड्रा, सी स्टार रीजनरेट्स लॉस्ट आर्म थ्रू माइटोसिस। अब देखो रीजनरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म अपने किसी भी लॉस, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे पास अब उसके पास नहीं है, वापस से उसको रीजनरेट कर देना। ठीक है, वापस से बनाना। अब इस प्रोसेस में हमारे पास माइटोसिस का प्रोसेस होता है, माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू वो रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। तो इम्पॉर्टेंस माइटोसिस की क्या है, एक
रीजनरेशन के प्रोसेस में भी है कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में रीजनरेशन का भी आता है, जिसमें क्या होता है ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट करते हैं पार्ट ऑफ देयर बॉडी जो वो लॉस्ट कर चुके हैं, किसी भी वजह से वो कट गया है या अलग हो चुका है, उनसे वापस से उनको रीजनरेट कर देते हैं। एग्जाम्पल लेजर्ड वगैरह है, सी स्टार है, स्टार फिश है, और मतलब हाइड्रा है, इन सब के अंदर हमारे पास क्या होता है रीजनरेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें हमारे पास सी स्टार को देखो इसका लॉस्ट आर्म अगर कट जाता है तो वापस से उसे वो रीजनरेट करता है, वापस से वैसा ही कुछ टाइम बाद उसका आर्म आ जाता है, और वो कैसे आता है माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू आता है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल हमारे पास ह्यूमन बींग्स के अंदर भी माइटोसिस का प्रोसेस होता है, लेकिन एक माइनर लेवल पे होता है, कॉम्प्लेक्स लेवल पे नहीं होता, बहुत ज़्यादा ही कम, मतलब ना होने के बराबर होता है, लेकिन माइनर लेवल पे होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो रीजनरेशन के स्किन की है, हमारे अंदर अगर हमारे पास कोई हमारे स्किन का हमारे पास कोई अगर पार्ट कट जाता है तो उसमें हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग होती है, उसके बाद वापस से हमारी स्किन रीजनरेट होती है, कुछ टाइम बाद वापस से स्किन आ जाती है, तो ये प्रोसेस है रीजनरेशन का, जो कि हमारे पास एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, बाकी के जो एग्जाम्पल हमारी बुक में दी हुई है रीजनरेशन में, वो एग्जाम्पल दी हुई है सी स्टार की, जिसमें वो अपना लॉस्ट आर्म वापस से रीजनरेट कर देता है, और वो किस प्रोसेस के थ्रू करता है, वो माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, आई होप यहाँ पे तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, जे वर्ड किसी भी चीज़ में अगर आपको ए हमारे पास नज़र आता है फर्स्ट में, तो उसका मतलब होता है एब्सेंस या फॉल्स, ट्रू मीनिंग में हमारे पास प्रेजेंट नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है जिसमें हमारे पास फीमेल जो हमारे पास होती है, मेल और फीमेल दो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल होती है। एसेक्सुअल में हमारे पास दो पार्टनर्स की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक ही है, मेल हो गया, हमारे पास एक फीमेल होगा, एक ही बॉडी से एक ही ऑर्गेनिज्म से न्यू सेल्स बनते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स चाहिए होती हैं, जब जाके जाइगोट बनता है, जब जाके हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बनता है। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास माइटोसिस का क्या पार्ट है, क्या इंपॉर्टेंस है। सम ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सिमिलर हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। एग्जाम्पल यहाँ पे हाइड्रा की दी गई है। अब देखो जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा प्रॉपर वे में नहीं होती, मतलब उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर, उसके अंदर हमारे पास उसका प्रोसेस होता है, बडिंग का प्रोसेस होता है, या इसमें होता है। हाइड्रा के अंदर देखो हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास बडिंग का प्रोसेस होता है, जो हमारी बुक में लिखा हुआ है। हाइड्रा के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। बडिंग का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक सेल है, इसके बाहर एक आउटग्रोथ डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है, अब ये आउटग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता लार्ज होने लगता है, इस साइज में इंक्रीज़ होता है। ठीक है, ये आउटग्रोथ है, इसको हम बड कहते हैं। ठीक है, ये आउटग्रोथ है, बट इंक्रीज इन साइज, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होके ये अपने पेरेंट से अलग हो जाता है, और ये अलग बन गया सेल। अब इसके अंदर ऑर्गेनिज्म अब ये ग्रो होगा और न्यू प्लांट में ग्रो होगा। ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म में होगा। अब हाइड्रा में हमारे पास क्या है, बडिंग का प्रोसेस होता है, इसकी सरफेस पे एक आउटग्रोथ बड ग्रो होता है, और उसके बाद ये अलग हो जाता है, और इससे एक न्यू हाइड्रा का प्लांट जो भी है वो ग्रो होता है, न्यू हाइड्रा हमारे पास ऑर्गेनिज्म बनता है। अब एक से जो रिप्रोडक्शन जो होती है वो माइटोसिस, ये हमारे पास ये माइटोसिस की तरह होती है। ठीक है, इसमें क्या है, एसेक्सुअली बाय बडिंग द सेल्स एट द सरफेस ऑफ द हाइड्रा अंडरगोज माइटोसिस, इसमें माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, एंड फॉर्म अ मास कॉल्ड बड। इसको जो बड है ना, इस जो मास आउटग्रोथ बाहर निकला है, इसको हम बड कहेंगे। ठीक है, ये बाहर निकलेगा, इसके बाद ये अलग हो जाएगा और इससे न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। माइटोसिस कंटिन्यूस इन द सेल्स ऑफ द बड बट इट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। अब इसके अंदर माइटोसिस होता रहेगा और ये ग्रो होता रहेगा, किसके अंदर, एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर ग्रो होगा। द सेम डिवीजन हैपेंस ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। अब इसी तरह की ही हमारे पास दूसरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन जो हमारे पास है प्लांट्स के अंदर, उसके अंदर भी हमारे पास माइटोसिस के थ्रू ये सब हमारे प्रोसेसेस होते। ठीक है, यहाँ तक जो हमारा टॉपिक था सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पढ़ी, सेल रिप्लेसमेंट, रीजनरेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आई होप यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। किसी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, किसी टॉपिक में कोई चीज़ आपको नहीं समझ आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और अब हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एरर्स इन माइटोसिस, जो कि लास्ट टॉपिक है आज का। इसके बाद हमारा माइटोसिस का जो पूरा टॉपिक है वो तो कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन फिर हम मियोसिस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
देखो बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एरर्स इन माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर वो प्रोसेस जब हमारे हो रहा होता है तो उसके अंदर कुछ एरर्स, कुछ ऐसे हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से कुछ एबनॉर्मल सेल्स बन जाते हैं जो कि हमारे पास हार्मफुल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे होता है इसको आज हमने पढ़ना है। ऑल सेल्स हैव जीन्स दैट कंट्रोल द टाइमिंग एंड द नंबर ऑफ द माइटोसिस। हमारे पास हर सेल्स के अंदर स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कंट्रोल करते हैं उस सेल की मतलब कितने टाइम वो डिवाइड होगा, उसमें माइटोसिस कितनी बार होगा। अगर वो उस जीन में कोई चेंजेस आ जाए, ठीक है, अब वो नेक्स्ट पॉइंट है। अब देखो, और हमारे सारे सेल्स के पास पहले आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए कि हर सेल्स के साथ एक ऐसा जीन प्रेजेंट है जो कि हर सेल्स की जो फंक्शन है उसका प्रॉपर फंक्शन को कंट्रोल करता है, उसकी टाइमिंग एंड द नंबर ऑफ माइटोसिस को कितनी मरतबा डिवीजन होना चाहिए, कब जाके उसको रुकना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रही है हमारे म्यूटेशंस, हमारे पास क्या होती है चेंजेस अकर्स इन द जीन्स। अब अगर उन जीन्स के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ जाए जिसकी वजह से उनकी डिवीजन में फ़र्क आ जाए, डिवीजन ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो उसको हम म्यूटेशंस कहते हैं। म्यूटेशंस आर एक्चुअली द चेंजेस अकर इन जीन्स। अब वो जीन्स कोई सी भी टाइप की हो सकती है। ठीक है, अब एंड सेल्स डिवाइड कंटिन्यूसली, इट रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ द एबनॉर्मल सेल्स कॉल्ड ट्यूमर्स। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या हुआ, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल्स थे, अब उसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, सेल्स हमारे पास में डिवाइड हो गए कंटिन्यूसली। जीन्स से जीन्स के अंदर कुछ चेंजेस आ गई, एबनॉर्मल चेंजेस आई। ठीक है, वो नॉर्मल नहीं होगी, एबनॉर्मल चेंजेस आएंगी। उसके रिजल्ट में क्या होगा, सेल डिवाइड होगा, कंटिन्यूसली सेल की डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ द एबनॉर्मल सेल जिसको हम कहते हैं ट्यूमर सेल्स और कैंसर सेल्स भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सेल की डिवीजन होगी और वो स्टॉप नहीं होती है। ठीक है, कैंसर हमारे पास एक ऐसी हमारे पास डिजीज़ है, ऐसी हमारे पास बीमारी है जिसका अभी तक कोई प्रॉपर नहीं है इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर अब देखो, इफ़ दीज ट्यूमर्स रिमेन इन द ओरिजिनल पोजिशन दे आर बेनिग्न ट्यूमर्स। ठीक है, अगर हमारे पास ये ट्यूमर, अब ये सेल्स है एबनॉर्मल सेल्स है, ठीक है, अगर ये एक ही जगह पे रहेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एक सेल बनाती हूँ, ये हमारे पास है सेल है, जैसे कि ये ट्यूमर सेल है, ठीक है, एबनॉर्मल सेल है, अब ये यहाँ पे है, अगर ये एक ही जगह पे रहेगा, अपनी एक ही पोजीशन पे रहेगा, इसकी लोकेशन एक ही रहेगी, तो इसको हम कहेंगे बेनिग्न ट्यूमर। ठीक है, बेनिग्न ट्यूमर। अब अगर हमारे पास ये मूव हो जाए, अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, या फिर बट इफ़ दे इफेक्ट अदर टिश्यूज़ दे आर कॉल्ड द मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। अगर ये दूसरा जो सेल यहाँ पे इसे इफ़ेक्ट कर रहा है अपने केमिकल सिग्नल्स की वजह से, इसको इफ़ेक्ट कर रहा है, इसको भी अपना जैसे एबनॉर्मल सेल्स को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जब यहाँ पे इसमें ट्यूमर कैंसर सेल्स वापस और डिवीज़न होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, मेलिग्नेंट ट्यूमर। और ये हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इससे हमारे पास सेल की डेथ मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं। अब देखो, अब हमारे पास क्या हुआ, अगर सेल हमने क्या बोला, ट्यूमर अगर एक जगह पे होगा तो उसे बेनिग्न ट्यूमर कहेंगे। अगर वो दूसरी जगह मूव कर जाए, मतलब दूसरी जगह पे उसको दूसरे वाले सेल्स को भी इफेक्ट कर दे, तो उसको हम कहेंगे मेलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, बुक में ये उसकी जो पैराग्राफ है इसको पढ़ लेना ताकि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। इफ़ दे स्प्रेड द फिनोमिना इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। अगर हमारे पास ये डिजीज़, ये ट्यूमर सेल जो हमारे पास डिवाइड हो जाए, स्प्रेड हो जाए, फैल जाए, पूरी बॉडी के अंदर फैल जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेटास्टेसिस। द स्प्रेडिंग ऑफ अ डिजीज़ को उसको हम क्या कहेंगे, मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो एरर्स इन माइटोसिस कंप्लीट होता है। अब मैं पैराग्राफ जो हमारी बुक में है उसे पढ़ लेती हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ऑल सेल्स हैव द जीन्स दैट कंट्रोल द टाइमिंग एंड द नंबर ऑफ द माइटोसिस। ठीक है, समटाइम्स म्यूटेशंस अगर इन जीन्स एंड सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड, हमारे पास चेंजेस आ जाती है जीन्स के अंदर जिसकी वजह से कंटिन्यू डिवीजन होती है। डिवीजन और हमारे पास अगर वो ज़्यादा हो जाए, आउट ग्रोथ हमारे पास डेवलप्ड हो जाता है, इसमें एक हमारे पास एबनॉर्मल सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो कि दूसरे सेल्स से भी खाना ले लेते हैं, उनकी भी हमारे पास जो है उनका प्रॉपर फंक्शन को भी ख़राब कर देते हैं। तो इससे हमारे पास उन सेल्स को हम ट्यूमर सेल्स, कैंसर सेल्स इसकी एग्जाम्पल है। इफ़ दीज ट्यूमर सेल्स अगर एक ही जगह पर रहेंगे जहाँ पर उनकी ग्रोथ हुई है तो वो बेनिग्न, और अगर हमारे पास वो दूसरे टिश्यूज़ को भी इफेक्ट करेंगे तो उसको मेलिग्नेंट कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, दे स्प्रेड द फिनोमिना एंड द स्प्रेडिंग ऑफ द फिनोमिना, मतलब जो डिजीज़ स्प्रेड हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, जिस फिनोमिना के थ्रू मतलब द स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज़। अब वो डिजीज़, अब ट्यूमर सेल्स हमारे पास हो गए, एक पार्ट ऑफ द ऑर्गन पे हमारे पास ट्यूमर सेल्स डेवलप हो गए, अब वो पूरी बॉडी में फैल रहे हैं, तो जो स्प्रेडिंग हो रही है डिजीज़ की उस फिनोमिना को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, आप एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे लंग्स की एग्जाम्पल है। अगर हमारे पास ये हमारे पास इस जगह पे अगर एक ट्यूमर सेल बन गया है,
ठीक है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बेनिगन ट्यूमर। ठीक है। अगर हमारे पास ये ट्यूमर यहाँ वाले सेल जो है, यहाँ पे लंग्स के जो यहाँ पे सेल है, इससे इफ़ेक्ट करता है, इसको हमने केमिकल सेल्स इफ़ेक्ट करता है केमिकल सिग्नल्स की वजह से, तो इसको हम जो एक ट्यूमर यहाँ पे होगा उसे हम क्या कहेंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब जब अगर हमारे पास ये डिज़ीज़ पूरे लंग्स में फैल जाए, ठीक है, पूरे लंग्स से हमारे पास ये प्रॉब्लम हो जाए, तो जो स्प्रेड हो रही है ना डिज़ीज़, तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, मेटास्टेसिस। आई होप यहाँ तक आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ये हमारे पास आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। फर्स्ट टॉपिक हमने इसका फेसेस ऑफ द माइटोसिस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था। हमने कैरियोकाइनेसिस कर लिया था। आज हमने साइटोकाइनेसिस, प्लांट्स, एनिमल्स, एंड देन सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस भी हमने कर लिया। एंड देन हमारे पास आएगा आज का एरर्स इन माइटोसिस भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एरर्स इन माइटोसिस से क्या, माइटोसिस के प्रोसेस के सेल डिवीजन में अगर कंटिन्यू ज़्यादा हमारे पास टाइम में माइटोसिस का प्रोसेस हो जो नॉर्मल ना हो, एक एबनॉर्मल हो, तो उसकी रिजल्ट में हमारे पास एक ऐसे सेल्स बनते हैं जो कि हमारे पास हमारी बॉडी को हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एरर्स इन माइटोसिस। अब उसमें हमारे पास ट्यूमर सेल्स की एग्जाम्पल दी हुई थी जो कि हमने आपको पूरा करा दिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने एरर्स इन माइटोसिस को पूरा कर लिया है। हमारा अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी जो कि हमारा है मियोसिस का टॉपिक है। माइटोसिस आज हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। माइटोसिस का प्रोसेस हमने कर लिया, उसके सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या थी वो पढ़ ली, और एरर्स माइटोसिस में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए इस प्रोसेस में तो क्या होता है, कैसे एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं, ये सब हमने आज पढ़ लिया। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मियोसिस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।